विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और मौर्य वंश के बारे में चर्चा करते हुए हमने बताया था कि किस तरह से नंद वंश के स्थान पर मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन था। मौर्य वंश की स्थापना, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मौर्य वंश की स्थापना मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, किस जाति से था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने ये भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये चाणक्य कौन था। चाणक्य जो एक शासक निर्माता बन गया था, कौन था ये चाणक्य। तो देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हुए हम बताते हैं कि चाणक्य, जिसको यूनानी लेखकों को छोड़कर अन्य प्राय सभी लेखक जो इस बात का उल्लेख करते हैं कि नंदवंश का विनाशक चाणक्य था, पर इस चाणक्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिलती है। महावंश की टीका के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। चाणक्य बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने शीघ्र ही वैदिक साहित्य, शस्त्र संचालन, मंत्र विद्या एवं नीति शास्त्र में दक्षता प्राप्त कर ली थी। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उसकी माता रोने लगी। पूछने पर उसने बताया, जब चाणक्य ने अपनी माता से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है और मुझे भय है कि राजकार्यों के चक्कर में फंसकर तुम मुझे भूल जाओगे। तब चाणक्य ने पूछा कि उसके किस शरीर पर राज सत्ता अंकित है, तो माँ ने बताया कि दांतों पर। बस चाणक्य ने अपने दांत तोड़ डाले और माँ के पास रहकर उसकी सेवा में लगा रहा। नंदराज ने पुष्पपुर नगर में एक भक्तिशाला बनवा रखी थी और कहा जाता है कि वहाँ बैठकर ब्राह्मणों को वह नंदराज दान दिया करता था। एक दिन चाणक्य भी वहाँ पहुँच गया और मुख्य ब्राह्मण के आसन पर जाकर बैठ गया। नंदराज ने जब एक कुरूप ब्राह्मण को उस स्थान पर बैठे देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने चाणक्य को वहाँ से हटवा दिया। इस अपमान से कुपित होकर चाणक्य ने उसी क्षण नंदों के विनाश की प्रतिज्ञा ली। इस घटना के बाद चाणक्य किसी योग्य क्षत्रिय लड़के की तलाश में निकल पड़ा, जिसे नंदों के बाद सम्राट बनाया जा सके। घूमते घूमते एक गांव में उसे चंद्रगुप्त मिल गया। चंद्रगुप्त की योग्यता से प्रभावित होकर चाणक्य उसे अपने साथ लेवा लाया और शस्त्र विद्या में पारंगत किया। फिर एक सैन्य दल तैयार किया और नंदों के विनाश के बाद चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया गया। अन्य साक्ष्यों से भी इसी प्रकार का विवरण मिलता है। परिशिष्ट परवन और आवश्यक सूत्र में उसे गौल विषय के चणक नामक गांव का बताया गया है। गौल विषय के चणक नामक गांव का कौटिल्य को बताया गया है। जैन व्रत कथा कोश में उसे पाटलिपुत्र के कपिल ब्राह्मण का पुत्र बताया है। इसी ग्रंथ के अनुसार युवावस्था में चाणक्य का विवाह यशोमती नामक कन्या के साथ हुआ था। यशोमती की दीन स्थिति का उसकी अन्य बहनें उपहास उड़ाया करती थी।
उसने चाणक्य को धनार्जन के लिए प्रेरित किया। धनार्जन के लिए चाणक्य पाटलिपुत्र में राजा नंद की दानशाला में गया और मुख्य पंडित के आसन पर बैठ गया। उसकी क्रूरता से खिन्न नंद ने उसकी शिखा पकड़कर वहाँ से हटाने का आदेश दिया। तब चाणक्य ने नंदवंश के विनाश की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार का वृत्तांत अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से चंद्रगुप्त और चाणक्य का योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कब और कैसे संभव हो पाया, यह गौण बात है। इन दोनों के योग के इतिहास की धारा इन दोनों के योग ने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। चंद्रगुप्त शूरवीर, प्रतिभावान एवं महत्वाकांक्षी युवक था। चाणक्य विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता और कुशल कूटनीतिज्ञ था। अब देखते हैं अपन कि किस तरह से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। किस तरह से उन्होंने मगध को प्राप्त किया। तो इस चंद्रगुप्त और चाणक्य ने विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई कि इस संदर्भ में भी, इस संबंध में भी मतभेद है। तो आइए देखते हैं कि इनके विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य के योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्न यही सामने आता है कि इन लोगों ने अपने विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से की। पहले मगध जीता या पंजाब। इस प्रश्न पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त की केवल पंजाब विजय का उल्लेख किया है और भारतीय ग्रंथों ने केवल मगध विजय का। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी की मान्यता है कि विजय अभियान की शुरुआत मगध से की गई और पहले मगध जीता गया, परंतु बहुत से विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस मत के विरुद्ध विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, भारतीय ग्रंथों में जो विवरण मिलता है वह इस मत के प्रतिकूल है। महावंश टीका के अनुसार चाणक्य ने एक सेना तैयार करके चंद्रगुप्त को दी। महावंश टीका के अनुसार चाणक्य ने एक सेना तैयार करके चंद्रगुप्त को दी, जिसकी सहायता से गांवों और नगरों पर आक्रमण किया गया। जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और यह सेना नष्ट कर दी गई। इस पर चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदलकर जनता के विचारों तथा अपनी असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। एक दिन वे एक गांव में ठहरे हुए थे। जिस घर में वे ठहरे हुए थे उस घर की गृह स्वामिनी पुए बनाकर अपने पुत्र को खिला रही थी। लड़का चारों ओर के किनारों को छोड़कर बीच का भाग खाने लगता और इस प्रयत्न में उसका हाथ जल जाता। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त के समान मूर्ख हो। लड़के के प्रश्न पूछने पर उसने बताया कि चंद्रगुप्त सम्राट बनना चाहता था। उसने सीमा प्रांतों को जीते बिना ही राज्य के मध्य भाग के गांवों और नगरों पर आक्रमण कर दिया। इससे जनता उसके विरुद्ध हो गई और राज्य ने सभी सीमा प्रांतों से सेनाएं बुलाकर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों माँ बेटे के वार्तालाप को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो गया। उन्होंने फिर से एक नई सेना का गठन किया और इस बार पहले सीमा प्रांत को जीता, फिर मध्य भाग को और अंत में राजधानी पाटलिपुत्र को। यानी कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले मगध के गांवों पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से नंद शासक ने सीमा प्रांतों से सारी सेनाएं बुलाकर चंद्रगुप्त की सेना को हरा दिया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया। अब इसी से मिलता जुलता विवरण जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन का है। मुद्रा राक्षस से भी यह संकेत मिलता है कि चाणक्य शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक आदि की विशाल सेना के साथ राजधानी पर चढ़ आया था। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना में पश्चिमोत्तर जातियों के लोग ही सम्मिलित थे।
परंतु यदि पंजाब पर उनका अधिकार न हुआ होता तो वे इस सेना का संगठन नहीं कर पाते। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने पहले पंजाब जीता होगा, फिर एक नई सेना के साथ मगध को जीता होगा। अब देखिए दूसरा तर्क। दूसरा तर्क यह है कि यूनानी लेखकों से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि पहले पंजाब जीता गया होगा। चाणक्य तक्षशिला का था। चाणक्य तक्षशिला का था और शायद यहीं उसने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी होगी। चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी था। उसने सिकंदर की सहायता से नंद के राज्य को प्राप्त करने की योजना भी बनाई थी। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ने सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात का उल्लेख किया है। प्लूटार्क और जस्टिन ने दोनों ने सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात का उल्लेख किया है। जस्टिन तो यह भी बताता है कि चंद्रगुप्त के दृष्ट व्यवहार से कुपित होकर सिकंदर ने उसका वध करने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह किसी तरकीब से भाग निकला। इसके बाद उसने डाकुओं के झुंड एकत्र किए और लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने लगा। जस्टिन के इस विवरण से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत में विद्यमान था और यही क्षेत्र उसकी प्रारंभिक गतिविधियों का केंद्र था। यदि मगध जीतने के बाद उसने पंजाब जीता होता तो डाकुओं के झुंड एकत्र करने और लोगों को भड़काने की नौबत क्यों आती? फिर तो वह मगध की विशाल सेनाओं के साथ पंजाब पर आक्रमण करता। इस मत के विपरीत जो विद्वान ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले मगध जीता, उनके तर्क इस प्रकार हैं। पहला, सिकंदर द्वारा नियुक्त यूनानी सेनानायक 317 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भारत में ही थे। इस वर्ष वह अपने स्वामी यूमेनीज की सहायता के लिए भारत छोड़कर गया था। अर्थात चंद्रगुप्त को इसके बाद ही सम्राट बनना चाहिए, परंतु वह तो इस स्थिति से बहुत पहले सम्राट बन चुका था। अतः स्पष्ट है कि इस समय तक वह केवल मगध का सम्राट रहा होगा। दूसरा तर्क यह है कि 317 ईसा पूर्व तक पौरस झेलम और व्यास के मध्यवर्ती क्षेत्र का राजा बना रहा। इसी वर्ष वह यूडिमस के हाथों मारा गया। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति के पूर्व चंद्रगुप्त का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। ऊपर के दोनों तर्कों का दूसरे पक्ष वाले विद्वानों ने जोरदार खंडन किया है। उनका कहना है कि 321 ईसा पूर्व की ट्रिपेरिडसस की संधि के द्वारा यूनानी सेनानायकों ने अपना अधिकार क्षेत्र सिंधु तक सीमित कर लिया था और निचले सिंध की घाटी में नियुक्त यूनानी क्षत्रप पीथन, जिसे पैठान भी बोलते हैं, को वहाँ से हटा लिया गया। यदि यूडेमस क्षत्रप होता अथवा यूनानियों का प्रतिनिधि होता तो उसका भी उल्लेख होता। यूनानी लेखकों में उसके नाम का उल्लेख न किया जाना स्पष्ट रूप से यह बताता है कि यूडेमस व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी भाग में किसी प्रकार से 317 ईसा पूर्व तक बना रहा होगा। रही बात पोरस की, इस संबंध में इन विद्वानों का कहना है कि पोरस शुरू से ही देशभक्त था। विवशता में उसे यूनानी प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्रांति का झंडा फहराया तो पोरस की सहानुभूति इन लोगों के साथ रही होगी और बाद में उसने इन लोगों के मित्र की हैसियत से शासन किया होगा। इसी कारण यूडेमस पोरस से कुपित हो गया था और अवसर मिलते ही यूडेमस ने पोरस की हत्या कर दी। टॉमस हेवेल आदि विद्वानों का मत है कि विजय अभियान की शुरुआत पंजाब से की गई। अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से की, लेकिन उसके साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्रों को उसने जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया,
इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।